हेलो ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना शीत युद्ध का दायरों के बारे में। शीत युद्ध के दायरे क्या होते हैं, इसके अंदर क्या क्या हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। देखिए, शीत युद्ध के दायरे के बारे में अगर बात करें तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल में, युद्धोत्तर मतलब युद्ध के पहले काल में, सोवियत रूस और अमेरिका के बीच एक लंबी दरार बन चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले ही ये दो महाशक्तियाँ थी, सोवियत रूस और अमेरिका। इन दोनों महाशक्तियों के बीच में लंबी दरारें पड़ चुकी थी। दरारें क्यों? क्योंकि अमेरिका चाहता था कि हमारा वर्चस्व बना रहे और सोवियत रूस चाहता था अमेरिका छोड़ो हमारा वर्चस्व बना रहे। इसी के कारण इन दोनों की शत्रुता भी स्टार्ट हुई, जो शीत युद्ध दौर कहा गया। ये कोई शस्त्र युद्ध की लड़ाई नहीं थी, ये किस चीज़ की लड़ाई थी? आपसी मनमुटाव की। ठीक है। सोवियत क्रांति कभी 1917 से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक इतिहास की अच्छी तरह से बोए जा चुके थे। क्या बोए जा चुके थे? शत्रुता के बीज। शत्रुता के जो बीज थे वो 1917 में जो सोवियत रूस की क्रांति थी तब से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक ये बीज बोए जा चुके थे। होता नहीं, जैसे कोई पेड़ हमने बोया है तो वो बीज डाला है मिट्टी में तो उसका पेड़ कब उग कर आएगा? टाइम लगेगा ना उसको। तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि जो शत्रुता के बीज थे वो रूस की क्रांति जो 1917 में हुई थी तब से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध जो 1945 मान सकते हैं हम, ठीक है, तब समाप्त हुआ था। तब तक वो बीज बोते गए। उसके बाद वो जब लंबा पेड़ बना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तब उसका कारण बन गया शीत युद्ध। ठीक है। और जहाँ पर दो खेमों में विश्व बट चुका था। एक खेमा था पूंजीवादी, दूसरा था साम्यवादी। साम्यवादी था रूस का और पूंजीवादी था अमेरिका का। ठीक है, यहाँ तक देखेंगे हम, इतना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 1945 से 1953 मतलब 1945 से 1953 तक की अवधि में पश्चिमी देशों और रूस में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर और बाहरी अणु के नियंत्रण व नियमीकरण, निशस्त्रीकरण, पराजित राष्ट्रों के साथ शांति संधि, जर्मनी, बर्लिन व यूरोप की सुरक्षा समस्याओं, एशिया और अफ्रीका के अल्प विकसित राष्ट्रों के भविष्य आदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सभी प्रश्नों पर तीव्र कूटनीतिक संघर्ष चला। 1945 से 53 तक जो भी ये राष्ट्र थे, इन राष्ट्रों में संघर्ष चला, कूटनीतिक संघर्ष चला। उसके बाद रूस द्वारा मार्शल योजना के प्रत्युत्तर में मार्शल योजना स्टार्ट हुई। फिर उसके प्रत्युत्तर में अक्टूबर 1947 में यूरोप में तो साम्यवादी देशों के कोमिन फोरम की स्थापना के बाद शीत युद्ध की उग्रता और बढ़ने लगी। जब 1947 में यूरोप में साम्यवादी देश में कोमिन फोरम की स्थापना हुई थी तब शीत युद्ध का जो दौर था वो और उग्रता पे बढ़ गया। ठीक है, क्यों? 1945 में हमारा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद ही शीत युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जब ये कॉमन फॉर्म की स्थापना हुई तब शीत युद्ध का दौर क्या हो गया और उग्रता पकड़ ली। शक्ति को दो गुट बन गए। शक्ति के कितने गुट बने? दो गुट, एक साम्यवादी एक पूंजीवादी। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे बर्लिन की घेराबंदी और दो जर्मनियों का उदय। ठीक, 1 मार्च 1948 को रूस ने बर्लिन की घेराबंदी कर नया संकट उत्पन्न कर दिया। किसने किया? रूस ने। 1 मार्च 1948 को रूस ने बर्लिन की घेराबंदी करके एक नया संकट उत्पन्न कर लिया। इस घटना ने शीत युद्ध को एक नया मोड़ दिया। ये जो घटना हुई थी इसने एक नया मोड़ दे दिया और बर्लिन घेराबंदी से दोनों पक्षों को ताकत आजमाने का वास्तविक अवसर मिला। दोनों ताकतें कौन? एक सोवियत संघ और दूसरा रूस। शीत युद्ध के इस बार अमेरिका का रुख पहली बार अत्यधिक कठोर दिखाई दिया। अमेरिका जो था ये सब हरकतें देख के रूस की बहुत कठोर हो गया। यद्यपि सोवियत रूस बर्लिन की नाकाबंदी करने में कामयाब नहीं हुआ। उसने सोचा नाकाबंदी कर दें लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। मई 1948 में ही उसे यह नाकाबंदी समाप्त करनी पड़ी। वो चाहता था नाकाबंदी कर दें बट अमेरिका जो था बहुत कठोर हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तब नाकाबंदी क्या करनी पड़ी इनको?
समाप्त करनी पड़ी। लेकिन इसके कई दूरगामी परिणाम भी हुए। इसके बहुत से परिणाम हुए। कहते नहीं कि अगर हम कोई भी कदम उठाते हैं तो उसके कुछ परिणाम होते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ परिणाम हुए। क्या परिणाम निकले? अमेरिका ने रूस के खिलाफ सैनिक संगठनों का निर्माण कर अन्य देशों को अपने इन गुटों को और आकर्षित करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने कुछ गुट बनाए थे, सैनिक संगठनों का निर्माण किया, कुछ गुट बनाए थे, फिर इन गुटों की तरफ उन राष्ट्रों को आकर्षित करना स्टार्ट कर दिया ताकि आगे चलकर रूस इस टाइप के कोई भी कदम उठा ना सके, ठीक है। जर्मनी दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का प्रधान केंद्र बन गया। जर्मनी जो था, प्रधान केंद्र कौन बना? जर्मनी बन गया। इन दोनों शीत युद्ध के दौरान में जर्मनी जो था इन दोनों महाशक्तियों के बीच में एक केंद्र बन गया, केंद्र बिंदु हो गया। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने अपने अधीनस्थ जर्मनी के तीनों पश्चिमी क्षेत्रों का एकीकरण कर लिया। इसके 3 पश्चिमी क्षेत्र थे, उनका एकीकरण कर दिया, मतलब तीनों को एक में मिला दिया, ठीक है। इस तरह 21 सितंबर 1949 को संघीय जर्मन गणराज्य और पश्चिमी जर्मन का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? संघीय जर्मन गणराज्य और पश्चिमी जर्मनी का। किसका उदय हुआ? 21 सितंबर 1949 को संघीय जर्मन गणराज्य और पश्चिमी जर्मनी का उदय हुआ। तीनों शक्तियों के इस कार्य के उत्तर में, मतलब तीनों शक्तियों ने ये कार्य किया था, तो इसके उत्तर में 7 अक्टूबर 1949 को सोवियत रूस अपने अधीनस्थ जर्मन क्षेत्र में जर्मन प्रजातंत्रात्मक गणराज्य अथवा पूर्वी जर्मनी की स्थापना कर दी। उसने किसकी स्थापना की? जर्मन प्रजातंत्रात्मक गणराज्य बोलो या पूर्वी जर्मनी बोलो, की क्या कर दी? स्थापना कर दी। किसके प्रत्युत्तर में? इसके प्रत्युत्तर में 21 सितंबर 1949 को जो संघीय जर्मन गणराज्य अथवा पश्चिमी जर्मनी का उदय हुआ, किन देशों ने किया? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका मिला हुआ था। उसी के प्रत्युत्तर में इन्होंने पूर्वी जर्मनी की स्थापना कर दी। इस प्रकार पूर्वी जर्मनी व पश्चिम जर्मनी नामक 2 राष्ट्रों का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? पश्चिम जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। इसके उनके एकीकरण ने शीत युद्ध को बहुत बल दिया। अब जब इसका एकीकरण हुआ तब इसको शीत युद्ध ने को बहुत हवा दे दी, ठीक है। फिर स्टार्ट होता है कोरिया का संकट। अब कोरिया का संकट किसने स्टार्ट किया था? इसमें सबसे बड़ा जो हाथ था वो अमेरिका का था, ठीक है। कोरिया भी दोनों महाशक्तियों के आपसी विरोध का शिकार हो गया। देखो हमने अभी क्या बताया आपको कि 2 महाशक्तियां थी, एक साम्यवादी एक पूंजीवादी। इन दोनों जो भी इसके प्रभाव क्षेत्र में आया, जो भी इसके प्रभाव में आया, वो इससे प्रभावित हुआ। कोरिया भी इससे अछूता नहीं रहा, ठीक है। कोरिया भी इससे अछूता नहीं रहा। कैसे? बताते हैं हम ये आपको। कोरिया भी दोनों महाशक्तियों के आपसी विरोध का शिकार हो गया क्योंकि सोवियत रूस व अमेरिका दोनों